नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम रेखीय संवेग के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। रेखीय संवेग होता क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी आज की इस वीडियो में समझेंगे। साथ में रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे बंदूक का प्रतिक्षेपण, रॉकेट नोदन, दो कणों की टक्कर। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझने वाले हैं। साथ में इन सब पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखीय संवेग की कि रेखीय संवेग होता क्या है। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि रेखीय संवेग गतिशील वस्तुओं के लिए ही होगा। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो उसका रेखीय संवेग होगा। क्लियर? देखिए, रेखीय संवेग गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो गतिशील वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? रेखीय संवेग कहलाता है। एक एक करके सब चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले रेखीय संवेग की डेफिनेशन क्या है? गतिमान कण का द्रव्यमान, गतिमान कण के द्रव्यमान, इसको हम स्मॉल m से लिखेंगे, तथा उसके वेग, इसको हम v वेक्टर से पुट करेंगे, का गुणनफल रेखीय संवेग कहलाता है। इन दोनों का जो गुणनफल है उसी को ही हम क्या कहेंगे? रेखीय संवेग कहेंगे। रेखीय संवेग कहलाता है। क्लियर? यदि हम गतिशील कण का द्रव्यमान स्मॉल m लें, वेलोसिटी v लें, तब रेखीय संवेग क्या हो जाएगा? रेखीय संवेग, इसको हम p वेक्टर से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? p से। जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम p से पुट करेंगे और ये बराबर होता है उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के इक्वल। तो रेखीय संवेग का ये वाला फॉर्मूला होता है। इसे आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए, बार बार यूज में आएगा और अब तक तो आपको अच्छे से याद भी हो जाना चाहिए। m मास ऑफ पार्टिकल और v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो p यहां पर रेखीय संवेग होगा m इंटू v के इक्वल। देखिए, यहां से हमें क्या क्या मिल रहा है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसके ऊपर हमने वेक्टर का निशान लगा रखा है। तो रेखीय संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेग होगा उसी डायरेक्शन में ही संवेग की दिशा होगी। तो वेग की दिशा में होती है इसकी दिशा, वेग की दिशा में। क्लियर? फिर मैं यहां पर बात करता हूं p का मात्रक। फॉर्मूले से देख लीजिए, m द्रव्यमान है जिसका मात्रक किलोग्राम, v वेलोसिटी है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं p की, विमा की। तो यहाँ से ही देख लीजिए, m की घात है 1, l की घात है 1 और t की घात है -1। तो m1 l1 t-1 इसकी विमा हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि हम ऐसा लेकर चलें कि दो कण है और दोनों का यदि संवेग समान है तो क्या होगा? हमें स्थिति लेकर चल रहे हैं
यदि दो भिन्न द्रव्यमान वाले कणों का संवेग समान हो, कणों का संवेग समान हो तो क्या होगा, समझ लीजिए कि हमारे पास में दो पार्टिकल हैं। जैसे एक पार्टिकल जिसका द्रव्यमान m1 वेलोसिटी है v1, दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान m2 वेलोसिटी है v2, और यदि दोनों का संवेग सेम है तो देखिए इसका संवेग तो क्या हो जाएगा, p1 से लिख दूं मैं तो m1 v1, इसका संवेग क्या लिखा जाएगा, p2 बराबर m2 v2, ऐसे हम लिख देंगे। क्लियर। देखें इस संवेग समान है तो संवेग यदि समान है तो यहां से क्या निकलेगा, m1 v1 बराबर m2 v2। इसका मतलब हो गया कि जो m और v है उनका गुणनफल क्या है, नियत रहता है। m और v का गुणनफल क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर। यदि हम m और v के मध्य ग्राफ खींचें इस स्थिति में तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घट जाएगी। मैं यहां पर एक अन्य स्थिति लेकर चल रहा हूं, P बराबर क्या होता है, mv। P बराबर क्या होता है, mv। m यदि नियत है, m क्या लेकर चलें, द्रव्यमान नियत, तो जो संवेग है P वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नियत द्रव्यमान के लिए किसी कण का रेखीय संवेग उसकी वेलोसिटी के समानुपाती होगा। द्रव्यमान यदि नियत कर दें फिर पार्टिकल का वेग बढ़ रहा है तो उसका संवेग भी बढ़ जाएगा। देन यदि हम ग्राफ खींचें इस स्थिति के लिए भी तो देखिए एक तरफ P ले लेता हूं मैं, दूसरी तरफ V ले लेता हूं तो समानुपातिक रूप से बढ़ेगा। यहां पर m है वो कांस्टेंट होना चाहिए, m की वैल्यू नियत बनी रहनी चाहिए। ठीक है। कई बार क्या होता है कि वेग तो नियत रहता है बट द्रव्यमान चेंज होता है, तो जब वेग नियत होगा द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तो भी P है वो द्रव्यमान के समानुपाती हो जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूले से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी कण का रेखीय संवेग उस कण के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम आपको बता दें कि जो रेखीय संवेग है इसकी एक अन्य डेफिनेशन भी होती है, वो हम अगली वीडियो में ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे जब हम आवेग के बारे में अध्ययन कर लेंगे। कि उसे हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी पार्टिकल पर अल्प समय के लिए बल लगाया जाता है, बहुत कम समय के लिए बल लगाया जाता है, तो उस बल को ही हम रेखीय संवेग कहते हैं। एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए, अल्प समय अंतराल के लिए किसी पिंड पर लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, उसका रेखीय संवेग कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है वो हम अगले वीडियो में ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। अगले वीडियो में हम आवेग के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो बेटर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अगले भाग में हम भाग की ओर बढ़ते हैं। हम बात करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण नियम की, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। तो एक बार मैं यहाँ से इन सबको हटा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे रेखीय संवेग संरक्षण नियम की। देखिए अगला जो पार्ट है इस वीडियो का वो है रेखीय संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। विद्यार्थियों क्या है इसे एक बार समझ लीजिए कि रेखीय संवेग संरक्षण नियम, नाम से है कि रेखीय संवेग है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। और ये कब बना रहेगा, जब किसी निकाय पर लगने वाला कुल बल 0 हो। किसी निकाय पर कार्यरत यदि कुल बल 0 है तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग नियत बना रहता है, समय के सापेक्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यही है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। एक बार फिर से स्टेटमेंट को सुन लीजिए
कि यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बल शून्य है तो उस निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ में नियत बना रहता है। चलिए स्टेटमेंट के बाद में हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूले भी देखेंगे क्या है, क्या कहता है ये नियम। यदि किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है, किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य है तो निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ नियत बना रहता है। समय के साथ में नियत बना रहता है। यहां पर हम देखेंगे गति का जो दूसरा नियम है उससे हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है। गति के द्वितीय नियम से हम क्या जानते हैं, गति के द्वितीय नियम से हम ये जानते हैं कि किसी निकाय पर लगने वाला जो बल है वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। आर वेक्टर बराबर होता है dp वेक्टर बाई dt। यदि बाह्य बल 0 है, बाह्य बल कितना है 0, तो क्या मिल जाएगा dp बाई dt इक्वल टू 0। और dp बाई dt इक्वल टू 0 किसी भी राशि का यदि अवकलन 0 है इट मीन्स वो राशि नियत है, वो राशि कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का ही अवकलन क्या होता है 0 होता है। हमने अवकलन समाकलन में क्या पढ़ा है कि किसी राशि का यदि आप अवकलन कर रहे हैं वो 0 आ रहा है इट मीन्स आप कांस्टेंट का अवकलन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। यहां पर हम p का अवकलन कर रहे हैं जो कि शून्य प्राप्त हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, जो p है संवेग है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। p क्या रहेगा, नियत कांस्टेंट। ठीक है, p क्या रहेगा, नियत कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, यही है रेखीय संवेग संरक्षण कि जब बाह्य बल 0 होता है तो निकाय का जो कुल संवेग है वो नियत बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर। इसे हम दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि कंसीडर कर लें कि हमारे पास में निकाय में n पार्टिकल हैं। कितने कण हैं, n। तब हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए n कणों के लिए कि पहले कण का संवेग p1, दूसरे का p2, तीसरे कण का संवेग p3, इसी प्रकार से nवें कण का संवेग pn, और इन सब का जो योग है वो कांस्टेंट बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। पहले कण का संवेग m1 v1 वेक्टर, दूसरे कण का संवेग m2 v2 वेक्टर, तीसरे कण का संवेग m3 v3 वेक्टर, प्लस इसी तरीके से nवें कण का संवेग mn vn वेक्टर इक्वल टू ये कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पहले कण का संवेग, दूसरे का, तीसरे का, सभी कणों का जो रेखीय संवेग है वो समय के सापेक्ष नियत बना रहता है। ओके, अब यदि हम यहां पर लेकर चलें कि हमारे पास में जो निकाय है उसमें दो ही पार्टिकल हैं, कितने कण हैं, दो कण यदि मौजूद होते हैं तो उस स्थिति में दो कणों के निकाय के लिए कौन से रिजल्ट हमें प्राप्त होंगे, दो कणों के निकाय के लिए देखिए बाह्य बल नहीं लग रहा, इट मीन्स जो संवेग है वो क्या रहता है, नियत रहता है। संवेग क्या रहेगा,
नियत बना रहेगा। ओके, इसका मतलब हो गया दो कणों के निकाय के लिए तो P1 प्लस P2 बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। P1 प्लस P2 बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ओके, यहां पर आप देखिए, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं M1V1 प्लस M2V2 वेक्टर इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसी रिजल्ट से ही प्राप्त हुआ है, ये जो लास्ट रिजल्ट है उससे हम ये लिख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका क्या कर देंगे, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाई dt, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो m1 a1 इसका जो मान है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, और पहले कण के वेग में परिवर्तन को हम पहले कण के एक्सेलरेशन से पुट कर देंगे। m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर इक्वल टू 0। m1 a1 प्लस m2 a2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। यहां से हम क्या पुट कर दें, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, पहले कण पर लगने वाला बल और दूसरे कण पर लगने वाला बल दोनों का योग क्या होता है, 0 होता है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ, बाहर से कोई बल काम नहीं कर रहा। रेखीय संवेग संरक्षण नियम यही कहता है कि बाह्य बल 0 है, बाह्य बल 0 है। हालांकि आंतरिक बल अब भी लग रहा है, पहले कण के ऊपर F1 लग रहा है, दूसरे कण पर F2 लग रहा है। हालांकि आंतरिक बलों का योग भी कितना है, 0 है। कुल बल 0 है, पहले और दूसरे कण पर लगने वाले बलों का सदिश योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहां से देखो क्या निष्कर्ष निकला, पहले कण पर लगने वाला बल और दूसरे कण पर लगने वाला, दो कणों के निकाय के लिए है, पहले कण पर लगने वाला बल और दूसरे कण पर लगने वाले बलों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखो यहां पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि F1 और F2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। तो दोनों कणों पर लगने वाले जो बल हैं उनका परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रेखीय संवेग संरक्षण से रिलेटेड रख देता हूं। देखिए, कुछ उदाहरण हम आपके सामने रख देते हैं। पहला जो उदाहरण है वो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति नाव से बाहर कूदता है, नाव से बाहर कूदता है, तो हमने लास्ट वीडियो में भी गति के नियमों में भी आपको समझाया था कि जब कोई व्यक्ति नाव से बाहर कूदता है तो व्यक्ति खुद आगे बढ़ता है, नाव पीछे की ओर बढ़ती है। इसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। देखिए, जब कूदने से पूर्व की मैं बात करूं तो कुल रेखीय संवेग 0 था। जैसे ही वो कूदता है तो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है, नाव पीछे की ओर बढ़ता है, फिर भी उनका रेखीय संवेग 0 बना रहता है। पहले 0 था, बाद में भी 0 रहता है। तो व्यक्ति नाव से व्यक्ति का कूदना किसका उदाहरण है, रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। बंदूक का प्रतिक्षेपण या प्रतिक्षेप वेग, बंदूक का प्रतिक्षेपण, देखो इसका मतलब समझें। बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है। तो ये रेखीय संवेग पर आधारित होता है। जैसे बंदूक से गोली दागने से पूर्व बंदूक और गोली दोनों का जो संवेग है वो 0 था, और दागने के पश्चात गोली का संवेग इधर, बंदूक का संवेग इधर, दोनों का परिमाण समान होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, और गोली दागने के बाद में भी संवेग 0 बना रहता है। क्लियर। अन्य एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं। रॉकेट नोदन कि जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो देखिए, जब रॉकेट पृथ्वी की सतह पर मौजूद होता है तो उसका रेखीय संवेग 0 रहता है। संवेग कितना रहेगा,
जीरो। लेकिन जैसे ही उसको लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, उसका धुआं नीचे की ओर जाता है। तो धुएं का संवेग नीचे की ओर और रॉकेट का संवेग ऊपर की ओर, कुल जो संवेग है वो नियत बना रहता है, जीरो बना रहेगा। ओके, देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल जैसे दो कणों की टक्कर, बंदूक का प्रतिक्षेपण, रॉकेट नोदन, ये सब कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। चलिए एक बार इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर उन एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। अब हम रेखीय संवेग संरक्षण के कुछ उदाहरण लेंगे। उनमें से पहला जो एग्जाम्पल है वह है दो कणों की टक्कर। हम दो पार्टिकल लेकर चलेंगे और दोनों पार्टिकल्स को आपस में टक्कर करवा देंगे, तब रेखीय संवेग संरक्षण नियम किस तरीके से लागू होगा वो हम देख लेते हैं। दो कणों की टक्कर, पहला एग्जाम्पल है दो कणों की टक्कर। देखिए बोर्ड पर फोकस करेंगे कि जैसे हमारे पास में ये दो पार्टिकल हैं, ये पहला कण है जिसका द्रव्यमान m1, इसकी जो वेलोसिटी है वो है u1, और दूसरा जो पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान है m2 और वेलोसिटी है u2। ये है दोनों की टक्कर से पहले की बातें, टक्कर से पूर्व, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में टक्कर हो जाती है तब इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसका वेग हो जाता है v1, इसका वेग हो जाता है v2, इसका द्रव्यमान है m1। देखो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आएगा, वेग है वो चेंज हो जाएगा। पहले कण का वेग u1 था, टक्कर के बाद में v1 हो गया। दूसरे कण का वेग u2 था और टक्कर के पश्चात v2 हो जाता है। यह है टक्कर के बाद, टक्कर के बाद, टक्कर के पश्चात। रेखीय संवेग संरक्षण नियम यहां पर भी हम लागू करेंगे। तो रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है कि जो कोई घटना घटित हो रही तो उससे संपूर्ण घटना के दौरान संवेग नियत बना रहता है। इट मीन्स टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना टक्कर से पहले का संवेग होगा उतना ही टक्कर के बाद का संवेग होगा, तो दोनों संवेग सेम होंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग दोनों ज्ञात कर लेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण नियम हमें यही कहता है कि टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होगा, मतलब रेखीय संवेग नियत बना रहता है। चलिए देख लेते हैं टक्कर से पूर्व का संवेग। टक्कर से पूर्व का संवेग, पूर्व का संवेग। टक्कर से पहले इस कण का संवेग तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग, ये होता संवेग, तो m1 u1, फिर प्लस में m2 u2। अब देखिए इन दोनों पार्टिकल्स में, ये जो हम आपको दो पार्टिकल्स दिखा रहे हैं m1 तथा m2, ये दोनों केवल और केवल तभी टक्कर कर पाएंगे जब u1 बड़ा होगा u2 से। यदि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये पीछे से टक्कर ही नहीं कर पाएगा। तभी कर पाएगा जब इसका वेग कम, उसका वेग ज्यादा, उसका वेग ज्यादा हो तभी तो ये आकर टक्कर करेगा, ठीक है। तो ये आ गया है टक्कर से पहले का संवेग। फिर हम देखते हैं टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के बाद का संवेग, तो देख लीजिए टक्कर के बाद का संवेग क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम हमें ये कहता है कि टक्कर से पूर्व का संवेग, टक्कर से पूर्व का संवेग ये बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग।
तो देखिए टक्कर से पहले और बाद का दोनों ही संवेग हमने यहाँ पर निकाल रखे हैं। तो m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। ये हमें प्राप्त हो जाएगा एक रिलेशन जो रेखीय संवेग संरक्षण नियम से हमें प्राप्त होता है। क्लियर? ये यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से आ जाना चाहिए। अब हम दो कणों से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आसान सा एग्जाम्पल है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक शिलाखंड 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। हमें एक द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम का और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर प्रति सेकंड। यह विस्फोटित होने पर क्रमशः 9 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़े का द्रव्यमान 9 किलोग्राम, दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। यदि प्रथम द्रव्यमान विराम में हो, टुकड़े होने के बाद में जो पहला कण है उसका द्रव्यमान 9 किलोग्राम है, वो विराम अवस्था में है, तो दूसरे भाग का जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम वही नियम लगाएंगे, पहले का संवेग और बाद का संवेग, विस्फोट के पहले का संवेग और बाद का संवेग। तो देखिए क्या होगा, पहले का संवेग तो कितना होगा, विस्फोट से पहले का संवेग। तो पहले तो एक ही पार्टिकल था, पहले क्या था, एक ही शिलाखंड था, तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान तो है 10 और वेग भी कितना है 10, तो ये था 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये है विस्फोट से पहले का संवेग। फिर है बाद का संवेग। बाद का संवेग क्या हो जाएगा, देखिए जब दो टुकड़े हो जाते हैं तो इसमें इस कण का द्रव्यमान तो है 9, इसकी वेलोसिटी है 0 क्योंकि ये विराम में है। देखो प्रथम द्रव्यमान है वो विराम में है तो 9 गुणा 0। दूसरा कण है उसका द्रव्यमान है 1 और उसकी वेलोसिटी हमें ज्ञात करनी है, जो मैं v यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। अब संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, पहले का संवेग, पहले का संवेग ये बराबर होगा विस्फोट होने के बाद का संवेग, बाद का संवेग। तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे तो हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। पहले का संवेग कितना है 10, बाद का संवेग कितना है 1 इंटू वी मतलब v। तो v कितना मिल चुका हमें 100 मीटर प्रति सेकंड। जो 1 किलोग्राम का पिंड है वो 100 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से गति करेगा। तो ये था हमारा पहला रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण, और उस उदाहरण पर डिपेंड हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी देख लिया है। रेखीय संवेग संरक्षण का दूसरा एग्जाम्पल जिसे हम लेकर चलेंगे, बंदूक का प्रतिक्षेपण। रेखीय संवेग संरक्षण का दूसरा एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम ले लेते हैं बंदूक का प्रतिक्षेपण। बंदूक का प्रतिक्षेपण, बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर गति करती है और बंदूक पीछे की ओर गति करती है। तो जो बंदूक पीछे की ओर गति करती है इस घटना को ही हम बंदूक का प्रतिक्षेपण कहते हैं। और जो बंदूक का गोली की विपरीत दिशा में जो वेग होता है उसे हम बंदूक का प्रतिक्षेप वेग कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग कहा जाता है। सिमिलर टाइप की घटना किसी तोप से गोला दागने पर होती है। गोला आगे की ओर बढ़ता है तो तोप पीछे की ओर हल्की सी गति करती है क्योंकि तोप का द्रव्यमान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोनों ही ये जो एग्जाम्पल है वो बंदूक के लिए और तोप के लिए सिमिलर तरीके से लागू होने वाला है। देखिए क्या है, समझ लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में यहां पर लेकर चल रहा हूं बंदूक का प्रतिक्षेपण। बंदूक का प्रतिक्षेपण, देखिए बंदूक का प्रतिक्षेपण का मतलब क्या है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर गति करती है,
बंदूक पीछे की ओर गति करती है, और बंदूक का जो पीछे की ओर गति करना है उसी को हम बंदूक का प्रतिक्षेपण कहते हैं। जब बंदूक से गोली दागी जाती है, गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर तथा बंदूक पीछे की ओर गति करती है, तथा बंदूक पीछे की ओर गति करती है, बंदूक पीछे की ओर गति करती है। इसे बंदूक का प्रतिक्षेपण कहते हैं, बंदूक का प्रतिक्षेपण। इसको क्या कहा जाता है? बंदूक का प्रतिक्षेपण कहा जाता है। चलिए समझ लेते हैं इसमें रेखीय संवेग किस तरीके से लागू होता है। जैसे ये हमारे पास में कोई बंदूक है, इस तरीके से हम एक बंदूक का निर्माण कर रहे हैं, एक डायग्राम आपके सामने रख रहे हैं। ये हमने एक बंदूक का निर्माण कर दिया है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है कि जब इसमें से गोली दागी जाती है, ये जैसे इसकी कोई बुलेट है, तो ये जो बुलेट है वो आगे की ओर गति करेगी, और जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर गति करती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? बंदूक का प्रतिक्षेपण। देखिए बंदूक है, इसका द्रव्यमान हम कैपिटल एम कंसीडर कर लेते हैं। ये क्या है? बंदूक का द्रव्यमान। कैपिटल एम क्या है? बंदूक का द्रव्यमान। और यहां पर ये जो बुलेट है ये क्या है? गोली। ये है गोली, ठीक है। और गोली का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम हम लेकर चलेंगे, गोली का द्रव्यमान, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब गोली दागी जाती है तो गोली आगे की ओर, बंदूक पीछे की ओर। गोली दागने पर ये वी वेग से, स्मॉल वी वेग से आगे की ओर, और ये कैपिटल वी वेग से पीछे की ओर। ये जो कैपिटल वी होता है इसको हम बंदूक का प्रतिक्षेप वेग कहते हैं। प्रतिक्षेप वेग, इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, होता क्या है एक्चुअल में, इस पूरी घटना के दौरान रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लागू होता है। कैसे? गोली दागने से पूर्व बंदूक और गोली दोनों का कुल संवेग 0 था, और गोली दागने के पश्चात भी गोली तथा बंदूक दोनों का संवेग 0 बना रहता है। तो वहां से हमें एक रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो देखिए क्या है, गोली दागने से पूर्व, गोली दागने से पूर्व का संवेग, गोली दागी जाती है तो दागने से पूर्व गोली का जो वेग और बंदूक का जो वेग है वो 0। जब गोली दागी ही नहीं जाती तो दोनों का वेग 0 होता है। वेग 0 होगा तो दोनों का संवेग भी क्या होगा? 0 होगा। फिर गोली दागने के बाद, गोली दागने के बाद का संवेग, गोली दागने के बाद का जो संवेग है वो क्या हो जाएगा? देखो, गोली दागने के बाद में गोली का संवेग प्लस बंदूक का संवेग, तो गोली का द्रव्यमान m, वेग v, प्लस गोली का द्रव्यमान m और वेग v हो गया। अब हम बंदूक का लेते हैं, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल m, वेग कैपिटल v। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है? संवेग
संरक्षण नियम से, संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से क्या है, गोली दागने से पूर्व का संवेग ये बराबर होता है बाद का संवेग, दागने से पहले का और बाद का जो संवेग है वो क्या रहता है, नियत बना रहता है। तो गोली दागने से पहले का संवेग तो 0 था और दागने के बाद का जो संवेग है वो कितना हो गया, ये हो गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग होता है कैपिटल V वेक्टर इक्वल टू माइनस में स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M इंटू V, ये हम लिख सकते हैं। देखो यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये बता रहा है कि बंदूक का वेग और गोली का वेग, ये बंदूक का वेग है, ये गोली का वेग है, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, बंदूक का जो वेग होता है वो गोली के वेग की तुलना में काफी कम होगा, क्योंकि गोली का द्रव्यमान कम, बंदूक का द्रव्यमान काफी अधिक होता है। तो बंदूक का जो प्रतिक्षेप वेग होता है वो गोली की तुलना में कम होता है, लेकिन द्रव्यमान बंदूक का अधिक होता है। क्लियर? तो ये था बंदूक का प्रतिक्षेपण, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन अब हम ले लेते हैं कि एक 200 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। यदि बंदूक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, तो बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ जाएगी? बंदूक का वेग पूछा है, इस वेग को हम प्रतिक्षेप वेग भी कह देते हैं। चलिए देख लीजिए, रेखीय संवेग संरक्षण से या सीधा यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, कैपिटल V वेक्टर इक्वल टू माइनस में स्मॉल m बट्टे में कैपिटल M इंटू स्मॉल V वेक्टर। यदि मैं इसका परिमाण की बात करूं तो स्मॉल m कितना है, गोली का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम, बंदूक का द्रव्यमान कितना है 1, गोली का वेग कितना है 5, यही है। तो यहां से इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक पीछे की ओर गति करेगी। देखो सिमिलर टाइप का, जैसे ये एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है, सिमिलर टाइप का इसी प्रकार का एग्जाम्पल तोप और गोले के लिए भी हो सकता है। ये जो हमने बंदूक का प्रतिक्षेपण पढ़ा है, वहां पर तोप का प्रतिक्षेपण होता है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो गोला आगे की ओर, तोप पीछे की ओर गति करती है। तो कई बार गोले की वेलोसिटी दे देते हैं, गोले का द्रव्यमान दे देते हैं, तोप का द्रव्यमान दे देते हैं, तोप का पीछे की दिशा में, मतलब तोप का प्रतिक्षेप वेग पूछ लेते हैं। तो सिमिलर इसी टाइप का है, तो वो भी आपको समझना है। यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे आप सोल्व कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लेकर चलेंगे अगला एग्जाम्पल, रॉकेट नोदन। रेखीय संवेग संरक्षण का अगला एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन क्या है कि जब पृथ्वी की सतह से रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी संपूर्ण गति के दौरान संवेग संरक्षित रहता है। जो रेखीय संवेग है वो नियत बना रहेगा। ठीक है, देखिए रॉकेट नोदन का मतलब है पृथ्वी की सतह से रॉकेट का दागना, रॉकेट नोदन कहलाता है। और विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ती है उसका वेग बढ़ता जाता है, क्योंकि उसमें जो ईंधन मौजूद होता है वो ईंधन जलेगा तो उसका द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम होगा तो वेग बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने जैसे कंसीडर कर लेता हूँ, ये हमारे पास में कोई रॉकेट है। कुछ चीज़ें हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे और तत्पश्चात हम यहाँ पर इसको समझ लेंगे। जैसे ये हमारे पास में कोई रॉकेट है, इस तरीके से हमने एक रॉकेट को दिखाया है। ओके, ये रॉकेट है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं
जैसे ये पृथ्वी की सतह पर जब मौजूद होता है तब इसका वेग 0 होता है, और वेग 0 तो इसका संवेग भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब इसको दागा जाता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और द्रव्यमान डिक्रीज होता है, और संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित ये गति करता रहेगा। चलिए यहाँ पर हम किसी क्षण विशेष पर देखो, हम पहले क्या मान लेते हैं कि इसका प्रारंभिक द्रव्यमान है, प्रारंभिक जो द्रव्यमान है वो कितना है, प्रारंभिक द्रव्यमान है m0। प्रारंभिक द्रव्यमान कितना मान लिया, m0। हम ये कंसीडर कर लेंगे t समय के पश्चात, t समय पश्चात, t समय पश्चात, t समय के पश्चात क्या होगा, जो द्रव्यमान है वो अब m रह जाता है। द्रव्यमान कितना रह गया है, m। t समय के पश्चात द्रव्यमान क्या है, m। और इसकी जो वेलोसिटी है, रॉकेट का जो वेग है ऊपर की ओर v वेग से, और नीचे की ओर यहाँ पर धुआं निकल रही है, और धुएं का वेग कितना कंसीडर कर ले हम, u। u क्या है, धुएं का वेग, ये किसी क्षण विशेष पर है। ये v क्या है, रॉकेट का वेग ऊपर की ओर। तो u है किसी क्षण विशेष पर धुएं का वेग, धुएं का वेग, और v है रॉकेट का वेग। ये सारी चीजें हमने कंसीडर कर ली है किसी समय t पर। देखिए हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा उसका द्रव्यमान कम होगा, समय के साथ में द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, क्योंकि ईंधन जलेगा तो द्रव्यमान कम होता चला जाएगा। तो ईंधन जलने की दर या द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, तो रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर या ईंधन जलने की दर, रॉकेट के द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ये होगी dm/dt, dm/dt। इसे हम ईंधन जलने की दर भी कह सकते हैं, ईंधन जलने की दर, जलने की दर। ईंधन जलने की दर कितनी है, dm/dt। ओके, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि जब धुआं नीचे जाएगा तो ये क्या करता है, रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, इसे हम कहते हैं प्रणोद। रॉकेट पर लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। तो रॉकेट पर लगने वाला जो प्रणोद है वो कितना होता है, मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला आपके सामने पुट कर रहा हूं। रॉकेट पर प्रणोद, रॉकेट पर प्रणोद ये एक प्रकार का बल है जो कि नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। माइनस में u dm/dt, माइनस में u dm/dt, माइनस में mg, ये बल काम करता है। ये क्या है, प्रणोद है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। फिर मैं बात करता हूं रॉकेट का एक्सेलरेशन, रॉकेट का एक्सेलरेशन त्वरण। तो देखिए f को हम ma लिख सकते हैं। f बराबर, यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो द्रव्यमान में कमी की दर को दर्शाता है। ma हम पुट करेंगे तो a बराबर हमारे को मिल जाएगा। देखो यहां पर प्लस का साइन आएगा, ये आप अपने दिमाग में फिट बैठा लेंगे। मैं यहां पर फॉर्मूले डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। f में तो दोनों माइनस है और a में ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो u/m dm/dt माइनस में g। ओके, फिर मैं बात करता हूं यहां पर रॉकेट का वेग, जो रॉकेट का वेग हम v लेकर चल रहे हैं वो कितना होगा, रॉकेट का वेग v। देखिए इस एक को हम लिख सकते हैं dv/dt, dv/dt, और dt dv/dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dt कैंसिल, यहां से dv/dt पुट करेंगे, dt कैंसिल हो गया, dt कैंसिल हो गया, इधर dt गुणा हो जाएगा। फिर इस dv का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें देखो क्या मिल जाएगा, यहां पर तो dt हट गया, dm/m बच गया। तो u dm/m का इंटीग्रेशन करेंगे तो log m, और log m पर लिमिट हम पुट कर देंगे, क्योंकि जो द्रव्यमान है वो m0 से t समय पश्चात कितना हो जाता है, m हो जाता है। तो log m0/m माइनस में gt,
ये वेलोसिटी होगी। ये वेग का फॉर्मूला है, रॉकेट की गति का समीकरण भी इसको हम कह देते हैं, क्योंकि v बराबर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है गति का, पहला समीकरण का v बराबर u प्लस ए टी। तो ये है v बराबर u प्लस ए टी की भांति है, ये रॉकेट की गति का समीकरण कहलाता है, रॉकेट की गति का फर्तम समीकरण कहलाता है, फर्तम समीकरण इसको हम कहते हैं विद्यार्थियों। v बराबर u log m0/m माइनस gt। ओके, ये सब जो फॉर्मूले मैंने बताया, 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, प्रणोद f, एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी v के। हम आपको बता दें कि जब गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मानकर चले तो ये तीनों ही फॉर्मूले बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण बल क्या लेकर चले हैं हमें, गुरुत्व को नगण्य माने, गुरुत्व को नगण्य मानने पर, गुरुत्व को हम क्या मान लें, नगण्य मान लें। तो गुरुत्व को नगण्य मान लेंगे तो इस पद को हम छोड़ देंगे, तब जो प्रणोद है वो माइनस में u dm/dt रहेगा, यही रह जाएगा। ओके, और जो एक्सेलरेशन है वो रह जाएगा a बराबर, देखो मैं यहां पुट कर देता हूं, a बराबर u/m dm/dt, ये रह जाएगा कि जब हम g को नगण्य मान लें, गुरुत्वाकर्षण बल को नगण्य मान लें। और वेलोसिटी क्या रह जाएगी, वो मैं यहां पर पुट कर देता हूं, v बराबर u log e m0/m। ओके, ये है रॉकेट नोदन से रिलेटेड कुछ सूत्र फॉर्मूले, आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो रॉकेट नोदन होता है, रॉकेट की जो गति होती है वो संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। क्लियर? फिर ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने रख देते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, रॉकेट के पिछले भाग से निर्गत गैसों की द्रव्यमान दर प्रारंभिक रूप से 0.1 किलोग्राम प्रति सेकंड है। ये द्रव्यमान में परिवर्तन की दर दे रखी है, इट मीन्स ये dm/dt दे रखा है। dm/dt कितना है, 0.1 किलोग्राम प्रति सेकंड। यदि रॉकेट के सापेक्ष गैस की जो चाल है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है, इट मीन्स u बराबर हमें दे रखा है 50 और रॉकेट का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, तब रॉकेट का त्वरण क्या होगा, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बराबर u/m dm/dt, u का मान कितना, u गैस का वेग 50, तो 50, m कितना 2, dm/dt कितनी 0.1। तो यहां से देखिए, इस 0 को इससे गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा रॉकेट का, और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये थे कुछ संवेग संरक्षण नियम के एग्जाम्पल। कुछ आज का जो हमारा टॉपिक है, इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उनको हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे कि विस्फोट होने से एक शिला 3 टुकड़ों में बंट जाती है। इनमें से 2 टुकड़े परस्पर लंबवत दिशाओं में जाते हैं। पहला 1 किलोग्राम का टुकड़ा 12 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा 2 किलोग्राम का टुकड़ा 8 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। यदि तीसरे टुकड़े का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण नियम पर आधारित है, क्योंकि जब पहले जो पिंड है, शिला है, वो विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में, तो उसका प्रारंभिक जो संवेग है वो 0 है। चलिए, इसे डायग्राम के जरिए समझते हैं कि हमारे पास में 2 टुकड़े हैं। 2 टुकड़े हैं, वो तो एक दूसरे की परपेंडिकुलर गति कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं। जैसे पहला जो टुकड़ा है उसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, ये टुकड़ा है, ये द्रव्यमान है इसका 1 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर प्रति सेकंड। ओके, दूसरा जो टुकड़ा है इसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके,
तो यहां से इन दोनों का संवेग, यदि इस डायरेक्शन में मैं संवेग की बात करूं तो यह आ जाएगा 12 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और इसके संवेग की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा P2 बराबर 16 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये इसकी वेलोसिटी है, ये अलग है इसकी वेलोसिटी। ओके, ये संवेग हो गए। अब देखो इन दोनों का जो संवेग है वो एक दूसरे के लंबवत है, तो परिणामी संवेग क्या हो जाएगा, एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो विस्फोट से पूर्व का संवेग, विस्फोट से पूर्व का संवेग, जो पिंड है, टुकड़ा है, वो विराम अवस्था में है, और विराम अवस्था में है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, 0। फिर पहले और दूसरे कण का परिणामी संवेग, पहले व दूसरे कण का परिणामी संवेग, परिणामी संवेग क्या होगा, पहले कण का संवेग है 12, दूसरे का है 16, दोनों का संवेग के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए दो सदिशों का संयोजन से हम ज्ञात करेंगे P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का रूट। तो P1 कितना है, चले मैं एक बार फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही रह जाएगा फॉर्मूला। तो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो दो कणों का जो परिणामी है वो 144 प्लस 256 का रूट, यह आ जाएगा अंडरूट में 400, यह आ गया 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए संवेग संरक्षण नियम से इन दोनों का जो परिणामी संवेग है वो इधर होगा 20 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो जो तीसरा टुकड़ा है वो इसकी ठीक विपरीत दिशा में गति करेगा, इसका द्रव्यमान m कंसीडर कर लें, इसकी वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, संवेग संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से विस्फोट से पूर्व का संवेग बराबर होगा विस्फोट के बाद का संवेग, विस्फोट के बाद का संवेग 20 और इसकी विपरीत दिशा में 4 × m। तो यहां से m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 5 किलोग्राम, क्योंकि 20 इधर जाएगा, 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोग्राम। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है, एक बंदूक कैपिटल N गोलियां प्रति सेकंड फायर करती है, जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वेग v है। गोलियों द्वारा बंदूक पर लगाया गया बल होगा। इसे समझ लीजिए कि बंदूक से गोलियां दागी जा रही है और 1 सेकंड में कैपिटल N गोलियां दाग दी जाती है। तो हमें गोलियों के द्वारा बंदूक पर लगाया गया बल ज्ञात करना है। देखो इसे हम लैंग्वेज में समझेंगे। बंदूक पर लगने वाला बल बंदूक के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, बंदूक के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। चलिए, बंदूक पर बल, देखो बल बराबर गति के नियमों से हम क्या जानते हैं, बंदूक के संवेग में परिवर्तन की दर, बंदूक के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ओके, अब बंदूक के संवेग में परिवर्तन, जैसे मान लो बंदूक का संवेग बढ़ रहा है, कुल संवेग तो संरक्षित रहेगा, तो गोलियों का संवेग घटेगा। तो बंदूक के संवेग में परिवर्तन का परिमाण और गोलियों के संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो सेम रहती है। तो बंदूक के संवेग में परिवर्तन की दर गोलियों के संवेग में परिवर्तन की दर के इक्वल रहेगी। गोलियों के संवेग में परिवर्तन की दर,
गोलियों के संवेग में परिवर्तन की दर के इक्वल रहेगी। अब गोलियों के संवेग में परिवर्तन की दर कितनी होगी? गोलियों के संवेग में एक गोली का संवेग और 1 सेकंड में दागी गई गोलियां। अब देखो इनका एक गोली का जो संवेग है वो तो कितना हो जाएगा, m द्रव्यमान है, वेग v है, ये एक गोली का संवेग हो गया। किसका हो गया है? एक गोली का। और प्रति सेकंड, देखो हमारे को संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन की दर। अरे संवेग परिवर्तन की दर का मतलब प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन की दर। तो एक गोली का संवेग कितना हो जाएगा टोटल? n, और प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन की दर ही है n। तो यहां पर n mv इसका आंसर आ जाएगा। बंदूक पर लगने वाला बल गोलियों के संवेग में परिवर्तन की दर के इक्वल होगा, n mv के तुल्य होने वाला है। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आज के इस वीडियो में हमने रेखीय संवेग संरक्षण के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। रेखीय संवेग के बारे में अच्छे से समझा है, जाना है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस हमने देखे, समझे। जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आवेग के बारे में, इम्पल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। उन पर आधारित क्वेश्चंस हम समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।